अब बात कानपुर हिंसा की कर लेते हैं। कानपुर हिंसा मामले में सबसे बड़ा अपडेट है, हिंसा के उपद्रवियों पर एनएसए एक्ट लगा है और आज स्पेशल कोर्ट में होगी आरोपियों की पेशी। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज ही आरोपियों की रिमांड पुलिस मांग सकती है और अब तक 24 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 18 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। बिल्कुल, आपको बताएं इस मामले में कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं, 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया जा चुका है और अब हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आई है और तलाश तेज हो चुकी है। कानपुर पुलिस का दावा है कि जल्द ही साजिश का खुलासा हो जाएगा और किसी भी कीमत पर दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, ये है अब तक की अपडेट कानपुर हिंसा मामले में। कहां तक धरपकड़ आगे बढ़ी है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आ रही है, इस पर तलाश की जा रही है क्योंकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है। हालांकि पुलिस इस एंगल से खोजबीन कर रही है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता विवेक त्रिपाठी का और उनसे जानते हैं ताजा अपडेट क्या है, आरोपियों पर रासुका के बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं। विवेक। देखिए स्नेहलता, रासुका यूएपीए सारी धाराओं की तैयारी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो अन्य आरोपी हैं उसमें भी रात में दबिश देके कई लोगों को पुलिस ने उठाया है। कुछ जो वीडियो मिले थे वो उसमें लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम और पते पुलिस के पास पहुंच चुके हैं, यानी सर्च ऑपरेशन और दबिश का दौर जारी है। रात भर दबिश पड़ी है। हम इस समय मौके पर ही है जहां से शुरुआत हुई थी पूरे घटनाक्रम की और आज चूंकि थोड़ा सा रविवार का दिन है और कल पुलिस ने काफ़ी मेहनत की जो माहौल सामान्य करने के लिए, जिस तरह से रूट मार्च किए हैं, पैदल मार्च किए हैं, संवेदनशील इलाकों में अंदर पुलिस गई है, घूमती रही है लगातार। हर 1 घंटे में या तो उसका जो स्पेशल मोटरसाइकिल का स्क्वाड है या फिर अधिकारी खुद ही पैदल गश्त करते रहे, गाड़ियों से गश्त होती रही है लगातार। सुरक्षा और विश्वास का जो एक बनाया पुलिस ने कि लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, विश्वास हो कि पुलिस उनके लिए खड़ी है और ये भी भरोसा दिलाया कि जो उपद्रवी हैं, जो बलवाई हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रेश्वर हाता आप सामने देख रहे हैं जहां पर सबसे पहले हमला हुआ था और इसी में रहने वाले मुकेश ने एफआईआर दर्ज कराई थी क्योंकि मुकेश का कहना ये था, जो आरोप उसने एफआईआर में लगाया था, ये कहा था उसने कि जो दूसरा पक्ष है उस हाते में घुस के उसने कहा था कि इस हाते के लोगों को आज ख़त्म कर देंगे, इनको जान से मार देंगे, एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और उन्मादी नारे लगा रहे थे। यानी जो संवेदनशील इलाका है, एक तरफ हिंदू आबादी है, एक तरफ मुस्लिम आबादी है, चंद्रेश्वर हाता सिर्फ एक ऐसी जगह बची है इस पूरे परेड में जहां पर जो हिंदू आबादी बहुल्य क्षेत्र है और इसलिए उनका आरोप है, यहाँ के रहने वालों का आरोप है कि मुस्लिम चाहते हैं कि ये भी एक तरह से खाली हो जाए, यहाँ से सारे हिंदू चले जाएं तो ये पूरा इलाका एक विशेष जो मुस्लिम आबादी वाला हो जाएगा। लेकिन पुलिस के प्रयास जारी हैं लगातार और जफर को जब पकड़ा गया है लखनऊ से, उसके 3 साथियों के साथ पकड़ा गया है। अहम भी रहने वाला है इस पूरे मामले में। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। जब कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जफर हाशमी, तो घटनाक्रम और आरोपियों की गिरफ्तारी पर एबीपी गंगा ने पुलिस कमिश्नर से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि 3 साथियों के साथ जफर हाशमी को गिरफ्तार किया गया है, सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और भी क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कानपुर उपद्रव के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा करते हुए पूरे मामले में मुख्य आरोपी जफर को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ कानपुर के कमिश्नर मीना साहब हैं। मीना साहब, बताइए कैसे गिरफ्तारी हुई, कहाँ हुई? देखिए, कल जब ये घटनाक्रम हुआ था उस वक्त हमने 18 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ हुई, बात हुई तो जफर हाशमी का नाम आया, तो हमको वहीं से इनके बीच से लोकल इंटेलिजेंस प्राप्त हुई कि ये शायद संभवतः लखनऊ चला गया है। तो इन्हीं लोगों की सूचना के माध्यम से हमने पुलिस टीम लखनऊ भेजी और आज हमको सफलता मिली जब इसको इसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने इसके 6 मोबाइल जब्त किए हैं जो इन लोगों से, और हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। ये किन किन लोगों से टच में था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में किस किस से टच में था, क्या संदेश भेजा था, इंस्टाग्राम में किस से टच था, फेसबुक से किस से टच में था। तो जो इसके लिंकेजेस हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशन से हों चाहे व्यक्तियों से हो, उन लिंकेजेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसका पूरा जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ इन सब लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत
एनएसए के तहत जो भी है समुचित कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टियों का जब्तीकरण किया जाएगा और ये संदेश हम देंगे कि जो भी दंगाई, जो भी उपद्रवी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उसमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, जिस तरह से पूरी घटना हुई, पूर्व नियोजित साजिश लग रही है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूर्व नियोजित है या कुछ ना कुछ लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। इस मामले में पीएफआई का भी नाम आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, ये भी कहा जा रहा है कि जफर पीएफआई से जुड़ा हुआ था, क्या सही है? देखिए, अभी पीएफआई के रोल से हम इनकार नहीं कर सकते। हम इन लोगों को रिमांड पे लेंगे, इनके अकाउंट्स हैं और जो हमने 6 मोबाइल जब्त किए हैं उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पीएफआई से लिंक्ड है, पीएफआई या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। पीएफआई ने मुझे याद आ रहा है पश्चिम बंगाल में इसी तरह का एक कॉल किया था 3 जून को। 3 जून को यहाँ भी कॉल हुआ था, ये कनेक्शन? हाँ, पीएफआई ने वेस्ट बंगाल में कॉल किया था, मणिपुर में कॉल किया था। इन 2 के बारे में मुझे जानकारी है। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनसे लिंक होने से अथवा इनसे मोटिवेट होने से इसने यहाँ पर इस बंद का आह्वान किया हो। तो डेफिनेटली इस लिंक को हम लोग देख रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? देखिए, अभी तक 18 लोग कल गिरफ्तार हुए थे, 6 आज गिरफ्तार हुए हैं और अभी काफ़ी लोग धीरे धीरे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये सतत प्रक्रिया है। गिरफ्तारियां चलती रहेंगी जब तक कि सभी उपद्रवी सलाखों के पीछे नहीं होते। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, कानपुर। दरअसल जफर हयात हाशमी ने 5 जून को प्रदर्शन का आयोजन किया था और इसके लिए वो गली गली पोस्टर लगाकर लोगों को उकसा भी रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर क्यों 5 जून की जगह 3 जून को प्रदर्शन किया गया, जो दंगे में तब्दील हो गया? इस बात की पुष्टि खुद जफर हयात हाशमी ने की थी। 3 तारीख को हमारा खामोश एहतजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है और वीआईपी ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए और 5 तारीख की जो आपकी कॉल है उसको हम पुरअमन तौर से आपके पूर्ण रूप से सहयोग करके उस कार्यक्रम को आपका कराने का काम करेंगे। हमने उस पर उनकी बातों पर यकीन दहानी करते हुए ये ऐलान करते हैं हम कि आगामी 5 जून को इंशाअल्लाह सुबह 11:30 बजे तमाम गुलामान मुस्तफा, तमाम आशिकाने रसूल अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए ये करो आंदोलन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे से जुड़ी, जिसका आज 3रा दिन है। गोरखपुर में मौजूद राष्ट्रपति आज संत कबीर नगर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और सबसे पहले राष्ट्रपति संत कबीर नगर के मगहर जाएंगे। आपको बताएं कि वहां पर मजार पर चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद वाराणसी जाकर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम योगी भी राष्ट्रपति के साथ रहेंगे और शाम तक लखनऊ उन दोनों की रवानगी हो जाएगी। तो देखिए, महामहिम का 3 दिन का दौरा जो कानपुर से शुरू हुआ और काशी पर जाकर के खत्म होगा। पैतृक गांव की तस्वीरें आई, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और लाइट एंड साउंड की तस्वीरें आई, गीता प्रेस की तस्वीरें आई और आज उम्मीद है मगहर से तस्वीरें आएंगी, जहां मजार पर चादर चढ़ाएंगे। संत कबीर नगर जाएंगे महामहिम, उनके साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन भी करेंगे महामहिम। तो 3 दिवसीय यूपी दौरे पर आए महामहिम रामनाथ कोविंद ने कल रात गोरखपुर में भव्य लेजर शो देखा। करीब आधे घंटे तक चले लेजर शो के राष्ट्रपति के साथ यूपी के राज्यपाल ने भी आनंद उठाया। आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। बिल्कुल, इस लेजर शो के जरिए कई चीजों के बारे में जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में स्थित नया सवेरा के मुख्य द्वार पर कल देर रात लेजर शो का आयोजन हुआ, जिसके साक्षी बने देश के महामहिम रामनाथ कोविंद। पत्नी के साथ रामगढ़ ताल की खूबसूरती का उन्होंने दीदार किया और करीब आधे घंटे तक चले पूरे लेजर शो का आनंद लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ खुद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
साथ ही गोरखपुर के स्वर्णिम अतीत को 100 छात्र छात्राओं ने भी देखा। शहर में सिविल लाइंस स्थित आरपीएम एकेडमी समेत कुछ अन्य स्कूली छात्र छात्राएं राष्ट्रपति के साथ लेजर शो को देखकर काफी गदगद दिखे। 8:05 पर शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो के दौरान एक एक कर गोरखपुर और आसपास के स्वर्णिम अतीत को पानी की लहरों पर लेजर के माध्यम से दिखाया गया। विशेष शो में कुशीनगर में बुद्ध और मगहर में कबीर के परिनिर्वाण स्थली के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही गीता प्रेस की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी विस्तार से बताया गया। यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा के विद्रोह से लेकर बंधु सिंह की वीरता की गाथा को भी शो के जरिए दिखाया गया। इसके अलावा गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना में गोरक्षपीठ के योगदान को भी शो के माध्यम से बताया गया। करीब आधे घंटे बाद जब लेजर शो खत्म हुआ तो राष्ट्रपति समेत राज्यपाल और सीएम ने आयोजकों को बधाई दी। अब आज राष्ट्रपति संत कबीर नगर और वाराणसी दौरे पर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यूपी में लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की, जहां एक तरफ बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं अभी समाजवादी पार्टी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। भाजपा ने आजमगढ़ में एक बार फिर से दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ पर भरोसा जता दिया है। आज नामांकन करने वाले हैं वो। दरअसल सोमवार यानी कि 6 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। और एबीपी गंगा ने आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ से एक खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस बार आजमगढ़ में जरूर कमल खिलेगा। खुद अखिलेश यादव उनकी मदद करेंगे। आजमगढ़ में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वजह है आजमगढ़ में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी होंगे और 2019 का चुनाव भी दिनेश लाल यादव ने लड़ा था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिनेश लाल यादव निरहुआ। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर क्या रणनीति होगी। पिछला चुनाव तो वो हार गए थे, लेकिन इस चुनाव में जीत का कितने दावे वो कर रहे हैं। दिनेश जी, इस चुनाव में आपको क्या पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो परिस्थिति अलग थी। जो हमारे विपक्ष में थे उनका महागठबंधन था और मैं अकेला था। पर इस बार स्थिति वैसी नहीं है। बसपा का भी कैंडिडेट है, सपा का भी कैंडिडेट कोई आएगा और भाजपा से मैं आ ही गया हूँ। तो इस बार जो ये लड़ाई है वो बराबर की लड़ाई होगी। पहले वाली जो लड़ाई थी वो ज़्यादा भारी थे और हम लोग अकेले पड़ गए थे। पर इस बार जो लड़ाई है वो बराबर की लड़ाई होगी। ये दिनेश जी, लेकिन एक बात तो ये भी कहनी होगी कि आपने 2022 का आजमगढ़ का चुनाव देखा। भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन एकदम क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं आजमगढ़ में। और जिस लोकसभा सीट में आप चुनाव लड़ रहे हैं, 5 में 5 विधायक समाजवादी पार्टी की, आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस हो गया कि 5 के 5 यहाँ विधायक होने के बाद भी एक काम यहाँ नहीं कर पा रहे। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली, उसके बाद भी आजमगढ़ का एक काम नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, आजमगढ़ के अलावा बात रामपुर की भी करते हैं। यहाँ पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ सपा से आजम खां के परिवार से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है, तो वहीं बीजेपी ने भी आजम खां के करीबी पर दांव खेला है। और आपको बताएं कि करीबी माने जाने वाले घनश्याम सिंह लोधी पर दांव खेला गया है, जो कि विधानसभा चुनावों के वक्त ही सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। और वहीं खबर यह भी है कि सपा की तरफ से नगर अध्यक्ष आसिम राजा और आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीमा फातिमा के नाम से 2 नामांकन फॉर्म ले लिए गए हैं, लेकिन अभी सपा की तरफ से उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। तो इंतजार हो रहा है कि आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो, लेकिन सपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन 2 फॉर्म लिए गए हैं, 2 नामांकन फॉर्म लिए गए हैं, इस बात की जानकारी है। तो भाजपा ने सपा से आए घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार चुना है और अब सपा उम्मीदवार के नाम का औपचारिक ऐलान बाकी है। इंतजार हो रहा है कि आखिर
वो चेहरा कौन होगा घनश्याम के सामने, लेकिन देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसका नाम सामने आता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और इसे खास बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की तैयारी जोरों पर दिखाई दे रही है। रामनगरी अयोध्या में भी मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर 51 किलो का लड्डू चढ़ाया जाएगा, जिसे प्रसाद स्वरूप भक्तों के बीच बांटा जाएगा। आखिर किसने बनवाया है ये लड्डू, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कड़क मिजाज, सख्त अंदाज, लेकिन दिल से मुलायम मुख्यमंत्री योगी ने अपने बसंत के 50 बरस पूरे कर लिए हैं। आज उनका जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ता जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि खुद योगी आदित्यनाथ आज भी गोरखपुर में ही है। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंचे महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ सीएम योगी आज संत कबीरनगर और वाराणसी दौरे पर जाएंगे और दोनों जगहों पर कार्यक्रमों में शिरकत कर शाम को लखनऊ लौटेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, लिहाजा इस अवसर पर लखनऊ में पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे और जन्मदिन के मौके पर पेड़ लगाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन आज एक और वजह से खास बनने वाला है। रामनगरी अयोध्या में सीएम के जन्मदिन पर आज 51 क्विंटल लड्डू रामलला को चढ़ाया जाएगा, जिसे प्रसाद स्वरूप भक्तों के बीच बांटा जाएगा। 51 क्विंटल लड्डू बनवाने वाले कोई और नहीं बल्कि कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण हैं, जिन्होंने ये लड्डू बनवाया है। साथ ही वो आज अपने लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये वही बृजभूषण शरण हैं, जिन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या आकर दर्शन नहीं करने देने की चुनौती दी थी। बृजभूषण शरण का कहना था कि राज ठाकरे ने जो उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, वो पहले इसके लिए माफी मांगे। बाद में राज ठाकरे का 5 जून का अयोध्या दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन बृजभूषण शरण ने अपनी 5 जून वाली यात्रा कैंसिल नहीं की और आज के दिन वो अयोध्या पहुंचकर अनोखे अंदाज में सीएम योगी का जन्मदिन मनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।